जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4/11/2022 के अनुपालन में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ज्वाइंट ऑप्शन यानी संयुक्त विकल्प एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के तरफ से देने के लिए अपने वेब पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 3 मई 2023 है। इसी क्रम में आज हम उन कर्मचारियों के लिए ज्वाइंट विकल्प फॉर्म भरना सीखेंगे, जिसमें जो कर्मचारी 1/9/2014 के पहले सेवा में थे और 1/9/2014 के दिन या उसके बाद भी सेवा में बने रहे, लेकिन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 1995 के पारा 11 सब पारा 3 के पूर्व प्रोविजन के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कुछ जरूरी चीजें हमें एक जगह लिख के रख लेनी है, जैसे यूएएन नंबर, उसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आधार लिंक जो आपका मोबाइल नंबर है वो, ईमेल आईडी, अगर अपना ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो कोई सी और का ईमेल आईडी जो आपके लिए एक्सेसिबल हो वो ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे, जो कि सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आधार लिंक जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको यहाँ डालना है, और उस बैंक का आईएफएससी कोड भी यहाँ आपको डाल डाल बना करके रखनी है, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप इधर उधर भागते नहीं चले और फॉर्म भरते समय आप एक जगह कंसंट्रेट होकर के फॉर्म भर सके। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि इस फॉर्म में अपना जो बेसिक जो डिटेल्स है उसको आप एक जगह बना के रख लें, ताकि फॉर्म भरते समय आपको आसानी हो। आगे देखते हैं हमें करना क्या है। पहले भी किसी भी सर्च इंजन को आप खोलें, जैसे गूगल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, उसको खोल करके आप एड्रेस बार में वहां पर डालिए ईपीएफओ, ईपीएफओ मेंबर पोर्टल डालिए या लॉगिन डालिए, दोनों में हो जाएगा। मैंने यहाँ पोर्टल डाला है और इंटर बटन दबाएंगे तो आपको सबसे ऊपर में ही आपको दिखेगा मेंबर्स होम, इसको आप क्लिक कर लीजिए। अगर सबसे पहले नहीं दिखता है तो जहां भी आपको ये दिखे मेंबर्स होम में क्लिक करिए। उसके बाद आपको ये पेज खोल करके आएगा सामने, जहां आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मेंबर्स ई सेवा भी लिखा हुआ है। इसके नीचे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है पेंशन ऑन हायर सैलरी exercise of joint option under para 11.3 and para 11.4 of EPS 1995 on or before 3rd May 2023। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज सामने आएगा। इसमें आप यहाँ किसी भी जगह पर या ये रेड जहाँ क्लिक हेयर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो फॉर्म सामने खुल करके आएगा, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी रखनी है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले आपको एक ब्लैंक शीट में बोला था कि नोट करके रख लें, वो सामने आपको भरने के लिए आएगा, जिसमें सबसे पहले यूएएन नंबर है, देन आपका नाम है, देन आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका आधार नंबर है, उसके बाद आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है उसको भरना है। उसके बाद आपको नीचे दिखेगा कप्चा। कप्चा को बहुत सही तरीके से भरिएगा, जैसे जो करेक्टर बड़ा है या जो करेक्टर छोटा है उसको उसी हिसाब से लिखिएगा। भरने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन में एक क्लिक करना है, जहां व्हाइट ये बना हुआ है, इस जगह पर इसको आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको गेट ओटीपी यहाँ क्लिक करना होगा। तो चेक करने यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ चेक करने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जब आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को भरने के बाद ओटीपी को वैलिडेट कीजिएगा तो आपको
वो फॉर्म खोल करके सामने आएगा जिस ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को आपको भरना है। अब आपके सामने वो फॉर्म है जिसे आपको भरना है। किस चीज के लिए, पर्पस के लिए? जिसके लिए हम अभी ज्वाइंट ऑप्शन डालना चाह रहे हैं। दैट इज registration request for exercising of joint options under para 11.3 and 11.4 of EPS 95। इसमें आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया। पहले आपने गेट ऑथराइजेशन पिन किया, जिसके बाद ये फॉर्म खुल करके आया। सेकंड, आपने वैलिडेट यूजर किया, अपना पिन कोड ओटीपी दे करके आपने वैलिडेट किया तो ये फॉर्म खुला। अब आपका ये सामने जो है सबमिट एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सारे थर्ड पॉइंट में ही आपको सारे विस्तृत डिटेल्स डालने हैं। इसलिए इस पोजीशन को, जो अभी सामने फॉर्म खुला हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से और बारीकी से आप पढ़ें और उसके भरें। इसके नीचे आप आएंगे तो आप ये सामने देख रहे हैं कि एक डिस्क्लेमर यहाँ पर लगा हुआ है, जहां पर जो लिख रहा है, आई हैव गॉन थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 4/11/2022 in SLP such and such of 2019, and I am registering this of joint option in terms of directions contained in the said judgment. I undertake that the pension will be calculated subject to formula determined under the scheme for this purpose. इसको आपको यहाँ पर जाकर के चेक करना है। मतलब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो टिक मार्क आएगा, उस टिक मार्क वहां पर आपको क्लिक करना है, जिसको आप हिंदी में आप देख सकते हैं कि मैं एक हिंदी में कोशिश किया, ये लिखा हुआ है हिंदी में, डिक्लेरेशन क्या है, मैं उच्चतम न्यायालय के 2019 के एसएलपी संख्या सच एंड सच में दिनांक 4/11/2022 के निर्णय का अध्ययन किया है और मैं उक्त निर्णय में निहित निर्देशों के संदर्भ में इस संयुक्त विकल्प को पंजीकृत करा रहा हूं। इस उद्देश्य के लिए मैं वचन देता हूं कि योजना के तहत पेंशन की गणना निर्धारित सूत्रों के अधीन की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे एक डिक्लेरेशन ले लिया जाता है, जिसमें कि आपसे ये कंफर्मेशन लिया जा गया है कि जो कैलकुलेशन होगा इस स्कीम के अंदर वो आप मान रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं कुछ डिटेल्स जो आपने पहले ही भरा है वो यहाँ ऑलरेडी भरे हुए आ रहे हैं। जैसे यूएएन नंबर है, आधार नंबर है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और कुछ चीजें जो आपके आधार से लिंक हैं वो इसमें खुद से खुद आ जाएंगे। जैसे आपके पिताजी का नाम, आपका जेंडर क्या है, ये सारे नंबर आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पीपीओ नंबर। पीपीओ नंबर ये उनके लिए है जिनका 58 वर्ष पूरा हो गया और उन्होंने पहले पेंशन के लिए अप्लाई किए कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, उन्हें पेंशन मिल रहा है। 60 का उम्र अभी तक नहीं पहुंचा है जहां वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन वो अभी सेवा में रहते हुए उनको ये 58 साल पूरा होने पर उनका पीपीओ लग गया है। तो उसके हिसाब से उनका पीपीओ, अब पीपीओ डेट वगैरह यहाँ पर खुद से लिखा हुआ आ जाएगा, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर करके और जिसका पेंशन चालू हो गया है और या फिर पीपीओ इशू हो गया है। आगे आप देखेंगे कि इसमें कुछ सर्विस डिटेल्स आपको लिखने हैं। यहां पर आप देखेंगे ये जगह पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एफपीएस। यहां पर कंफ्यूजन ना हो किसी को कि ये ईपीएस का नाता रखता है, ये ईपीएस से नहीं, यहां एफपीएस का मतलब है फैमिली पेंशन स्कीम। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 से लेकर के तब तक था जब तक ईपीएस नहीं आया था। ईपीएस आया है 16/11/1995 में। 16/11/1995। इसका मतलब एफपीएस जो है कब खत्म हो गया? 15/11/1995। तो जो लोग एफपीएस के मेंबर थे, फैमिली पेंशन स्कीम के मेंबर थे, और वर्तमान नियोक्ता जो लास्ट आपका एम्प्लॉयर है उसके साथ यहां पर आपको भरना होगा। ठीक है, उसी तरह से आप जिस दिन डेट ऑफ एग्जिट ऑफ एफपीएस
यानी जिसका लास्ट सबसे ज्यादा हो सकता है एग्जिट 15/11/1995 तक। इसके बाद तो एफपीएस ईपीएस आ गया, एफपीएस बंद हो गया, तो ये लास्ट डेट आपका यहां तक हो सकता है। ईपीएस का डेट आपको या तो भरा हुआ आएगा या फिर आपको ध्यान से भरना है। और अगर आपकी 58 ईयर्स पूरे हो गए हैं तब तो डेट ऑफ एग्जिट, ई का मतलब यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट है, डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम ईपीएस यहाँ आपको भरना है। अगर 58 आपका पूरा नहीं हुआ है तो आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है, या फिर खुद से भरा हुआ आएगा अगर 58 पूरा हो गया है तो। अगर लास्ट एम्प्लॉयर के साथ साथ आपका कोई और भी पूर्व के एम्प्लॉयर रहे हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे ऐड रो में, और वहां रो ऐड करके अपने पुराने जो आपके एम्प्लॉयर हैं, पिछले एम्प्लॉयर हैं, उनका डिटेल्स भी आप उसी तरह से क्रम में भरते चल जाएंगे। तो आपका वहां पर मेंबर आईडी भी उसी हिसाब से यहाँ भरेंगे, और अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग एफपीएस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट एफपीएस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस एंड डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस सबको आप भरते चले जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर पूरे एम्प्लॉयमेंट का डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। तो आपको ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी डिटेल्स यहाँ गलत ना डालें। गलत डालने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए आप बहुत केयरफुली से इस पोजीशन को डालें। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या है। यहां पर देख रहे हैं मेंबर डिटेल्स, ये जगह आ गया। इसके बाद मेंबर्स डिटेल्स, मेंबर डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी भरना है। जितने स्टार मार्क्ड है ना, तारांकित, इसको खाली नहीं छोड़ना है। जहां भी आपको स्टार मार्क दिखेगा उसको कहीं भी खाली नहीं छोड़ना है, ये बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है एक जो कि सक्रिय हो, एक्टिव हो, क्योंकि कोई भी मेल आ सकता है जो कोई तुरंत एक्शन लेने के लिए, तुरंत इंफॉर्मेशन देने के लिए मेल आ सकता है जो एक्सेसिबल हो, वैसे मेल आईडी को आप दें यहाँ पर। दूसरा आप डालेंगे यहाँ पर ऐसा बैंक अकाउंट जिसका आधार से लिंक किया हो गया हो, वो बैंक अकाउंट अपना आप डालेंगे, और साथ साथ उसी बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड भी यहाँ डालेंगे। यहाँ पर ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट था, बैंक को लेकर के, बैंक के आईएफएससी कोड को लेकर के, आपकी ईमेल आईडी को लेकर के। बाकी कुछ जरूरी चीजें आपने पहले ही भर दी हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शंस देने की बात है, अब यहाँ पर ऑप्शंस देने की बात आई। आप यहाँ देख सकते हैं ज्वाइंट ऑप्शन एंड कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको ज्वाइंट ऑप्शन भी देना है और कंट्रीब्यूशन डिटेल्स की जानकारी भी देनी है। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है वेदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वर रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग ऑफ ₹5,000 इन ईपीएस, सॉरी ईपीएफ प्रायर, यहाँ पर ईपीएफ है, यहाँ पर ईपीएस नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। प्रायर टू 1/6/2201 फ्रॉम द डे हिज सैलरी एक्सीड्स ₹5,000। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो ऐसा होगा, 1/6/2001 से पहले जब सदस्य का वेतन 5,000 से अधिक अधिक हो गया तो क्या नियोक्ता, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर का योगदान ईपीएफ में, यहाँ ईपीएस नहीं है, ईपीएफ में ₹5,000 की वैधानिक वेतन सीमा से अधिक मजदूरी पर प्राप्त हुआ था। क्या आपका एम्प्लॉयर, जब आपका सैलरी 5,000 से ऊपर हो गया तो क्या उसी बराबर का योगदान 5,000 से ऊपर पर क्या उन्होंने ईपीएफ में अपना योगदान दिया था? इस चीज को अगर है तो आप वहां पर यस में टिक लगाएंगे। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/6/2001 से पहले है, क्योंकि इसके बाद ये 5,000 की सीलिंग 6500 की हो गई थी। 1/6/2001 के बाद वैधानिक जो आपका लिमिट था, तो स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग था, वो ईपीएफ में 6500 हो गया था 5,000 के जगह पर। इसलिए जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/6/2001 से पहले है वही इसको भरे, अन्यथा वो नो में करेंगे, क्योंकि उनका ये चीज नो में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ज्वाइन ही नहीं किया है, तो हाँ उनको नो में रहेगा। इसका मतलब भरना आपको जरूर है, लेकिन आप यहाँ नो लिखेंगे जब आपकी ज्वाइनिंग 1/6/2000 पहले, 1/6/2001 के पहले नहीं है। और अगर आपका 1/6/2001 के पहले है और आपका सैलरी पर, आपके वेज पर जब 5,000 से ऊपर हो गया
तो आपका एम्प्लॉयर भी उस बढ़े हुए 5,000 से ऊपर के वेतन पर आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो आप वहां पर यस डालेंगे। ज्यादातर जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट हैं, जितने भी एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें करीब करीब सभी में ये चीज है कि एम्प्लॉयर सभी पर ज्यादा जो आपका वेज है 5 जो स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट से उस पर अपना योगदान देते हैं, तो उसी हिसाब से अपने प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आप देंगे। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। उसी तरह से सेकंड पॉइंट जो है, वेदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन was received on wage exceeding statutory wage ceiling of 6,500 in EPF prior to 1/9/2014 from the day his salary exceeds 6,500। जो ऊपर वाला विकल्प है उसी तरह से सेम यहां पर भी आप ये देखेंगे, ये 6500 के वेज सीलिंग के लिए है और यहां पर डेट है 1/9/2014, क्योंकि 1/9/2014 के बाद जो वेज सीलिंग है वो बढ़कर के 15,000 हो गया था और उसके पहले ये 6500 था। तो यहां पर जो लोग 1/9/2014 के पहले हैं सेवा में और उनके नियोक्ता ने उनके बढ़े हुए वेतन मतलब 6,500 के ऊपर के वेतन पर अपना योगदान दिए हैं, मतलब नियोक्ता का योगदान दिए हैं, तो वहां पर उनको यस करना होगा, अन्यथा नो करना होगा। तो जैसा ऊपर का प्रोविजन है वैसे ही नीचे का है, खाली डेट ऑफ कट ऑफ अलग है और वेतन का कट ऑफ जो है आपका मतलब वेज सीलिंग है वो अलग है। उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर आप ऑप्शंस डालेंगे। अभी तक आपने देखा कि यहां पर किस तरह से भरना है, यस या नो। क्योंकि यस तब भरना है जब आपका एम्प्लॉयर आपके बढ़े हुए वेतन पर समान रूप से जैसा पहले आपका देते रहे हैं उस पर आपका स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट से अपना ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन मैचिंग कंट्रीब्यूशन डालते रहे हैं, तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगर दोनों में से किसी एक में यस है, दोनों में से किसी एक में, ये एक ऊपर और सेकंड में किसी एक में यस है, तभी आपको तीसरा भरना है। यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका इस दो में, ये एक और ये एक दो, दो में अगर एक इसमें या फिर ये दोनों मिला करके, मतलब ये होना जरूरी है, इसमें अगर आपका यस है तो ही आपको तीसरा और चौथा का ऑप्शन भरने का जरूरत है, अदरवाइज आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इसमें दूसरे वाले में यस है या पहले में नो है तो भी आप ज्वाइंट ऑप्शन भर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पहले वाला है और दूसरा वाला नहीं है तो आपको जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पहला वाला नहीं है और दूसरे वाले में आपका यस है तो आपको तीसरे और चौथे की भरने की जरूरत पड़ेगी। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, या तो दोनों ही हो, दोनों में यस हो, या आपका दूसरे में यस हो, दूसरे में यस हो, या दोनों में ही यस हो या दूसरे में यस हो केवल, तो आप तीसरा और चौथा भर सकते हैं। ठीक है। अब आप यहां ध्यान देखेंगे कि जैसे ही आप किसी एक में क्लिक करेंगे, यस का ऑप्शन डालेंगे, आपको दोनों को हिंदी में मैं समझा चुका हूं। अब जैसे ही किसी एक में आप यस का ऑप्शन डालेंगे तो हमारे सामने क्या दिखे, पहले वाले विकल्प में यस किया, यहां पर एक नीचे एक विंडो खुल गया, प्लीज अटैच परमिशन अंडर पारा 26(6) ऑफ ईपीएफ स्कीम। ईपीएफ स्कीम, यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे, पहले हमने जब 11(3) की बात करें तो वो ईपीएस स्कीम का बात था, यहाँ 26(6) जो है ईपीएफ स्कीम का है, इसलिए आप दोनों प्रावधान अलग अलग है, इसलिए यहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। ईपीएफ स्कीम में यहां पर यह जिक्र है इस पारा में कि आपने पहले अपने एम्प्लॉयर के साथ एक संयुक्त आवेदन दिया है, ऑप्शन दिया है कि आपके जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वेज का, जैसे 5,000 था या 6500 था,
अलग अलग समय में, उसमें आपने ज्यादा पर अपना ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के को काटने के लिए और समान रूप से नियोक्ता भी उस पर देगा, इसके लिए आपसे मतलब ज्वाइंट ऑप्शन दिया हुआ है। तो जितने भी एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट हैं जहां पर कि कई कुछ ईपीएफ के स्कीमों से उन्हें छूट दे दी गई है, वहां एम्प्लॉयर का रूल चलता है अपना, मतलब उस ट्रस्ट को चलाने के लिए, ईपीएफ का जो ट्रस्ट है उसको चलाने के लिए केंद्र सरकार से उनको ढील दी जाती है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है कि वो अपने ट्रस्ट के नियमों के हिसाब से और रूल्स के हिसाब से अपने ईपीएफ ट्रस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो वैसे केस में जो नियोक्ता के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट वहां अटैच करेंगे। इस जगह पर देखिए, चूज फाइल आपको अपने कंप्यूटर पर कहीं एक सेव करके रखना पड़ेगा उस चीज को। यहां पर नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट को यहां पर आप डालेंगे, या फिर उस ऑप्शन को डालेंगे जो आपने ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज किया हो, जहां पर दोनों ज्वाइंटली साइन किए हो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो यहां पर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट डालेंगे। उसी तरह से जब हम दूसरा विंडो खोलेंगे, जब यहां हम क्लिक करेंगे तो भी हमें इसी तरह का सामने ऑप्शन भरने के लिए आएगा। अगर यहां पर नो है तो यहां पर कोई भी चीज ये नहीं खुल के आएगा, ये नहीं खुलेगा। यस होने पर ये चीज खुल करके आएगा। यहां आप देख सकते हैं कि जब नो किया है, यहां नो किया गया है, यहां नो किया गया है, तो यहां पर कोई भी चीज आपको ऑप्शन या फाइल को चूज करके अपलोड करने के लिए नहीं डाला गया है। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, फाइल अपलोड करने की क्षमता सिर्फ 250 केबी की है, किलोबाइट। तो जो भी फाइल अपलोड यहां अपलोड करें या डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वो 250 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट में भी नो करने पर और सेकंड में भी नो करने पर किसी भी जगह पर आपको 26/6 के अंदर वो ज्वाइंट ऑप्शन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को ईपीएफ स्कीम के अंदर देना है, वो आपको अपलोड करने के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका दोनों में यस होता है, या फिर पहले में नहीं है और सेकंड में यस है, तो आपको ही इसी जगह पर जहां जहां यस करेंगे वहां पर आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट या 26/6 के अंदर ऑप्शन अपलोड करने का सहूलियत मिलेगा। और आपको आगे का ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में तभी करना है जब दोनों ही फर्स्ट और सेकंड में यस हो, या फिर फर्स्ट में ना हो और सेकंड में यस हो, तभी आप थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में अपना कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है, या फिर आपको फर्दर ऑप्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। अदरवाइज दोनों पर नो होने पर आगे ऑप्शन भरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अगर कोई भी एक यस होता है तो हमें आगे क्या करना है। यहां आप देखिए कि फर्स्ट में भी यस किया गया है और सेकंड में भी यस है। इसका मतलब है कि अगर किसी का दोनों में ही यस है, या फिर ऊपर वाले में यस नहीं है लेकिन नीचे वाले में यस है, तो ही आपको आगे भरने की ऑप्शन डालने की जरूरत है। अदरवाइज अगर दोनों में ही ना हो जाए, यानी इसमें भी नो है और इसमें भी नो है, तो आपको आगे भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उसी परिस्थिति में आगे बढ़ना है जब आपको या तो दोनों में यस हो, या पहले में यस ना हो और दूसरे में यस हो, तभी आपको दूसरे में आगे भरने की जरूरत है। अदरवाइज आगे भरने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसमें जो दोनों में यस हमारे ऊपर डाला गया है, उसमें यहाँ जैसे ही आप यस क्लिक करेंगे थर्ड पॉइंट में, तो यहाँ पर आपको एक नया जगह देखने मिलेगा, हाउ मच इज द पीएफ अकाउंट बैलेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑप्शन। ये किसके लिए यस किया गया? ये यस किया गया था वेदर मेंबर वांट्स टू यूज एक्यूमुलेशन अवेलेबल इन हिज हर पीएफ अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन फॉर दिस ऑप्शन। मतलब जो आपने ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, क्या उसके लिए, क्या सदस्य, ये तीसरा पॉइंट देखिए, क्या सदस्य अपने इस विकल्प के लिए जो ऊपर आपने दोनों विकल्प में से चुना है के लिए देय योगदान की भुगतान के लिए अपने पीएफ खाता का उपयोग करेगा। कहने का मतलब यह है, जो आपके पीएफ खाता में पैसे हैं, दोनों ही पैसे, एम्प्लॉय के पैसे
एंड एम्प्लॉयर के पैसे, दोनों ही पैसों का क्या आप यूटिलाइज करेंगे इस कंट्रीब्यूशन को देने के लिए? अगर आपका इसमें जवाब यस है, तो फिर आपको अगला जो पॉइंट आएगा वो ये होगा कि आपका अमाउंट उसमें कितना है, पीएफ में अमाउंट कितना है। आप इसका एक जो दोनों अमाउंट को कैलकुलेट कर करके, यहां मान लीजिए किसी का 75 लाख रुपए है, तो यहां पर लिखेगा कि हमारा 75 लाख रुपए है, मतलब देने का उसका अगर 20 लाख रुपए देना है और उसके दोनों ही अकाउंट मिला करके, मतलब एम्प्लॉयर का दोनों ही अकाउंट मिला करके 75,000 रुपए हैं, 75 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पर वो अमाउंट एक लिख देगा कि उसके अमाउंट अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में कितने पैसे हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो आपको एक यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात करा, प्लीज अपलोड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपलोड कीजिए, सच एज अमाउंट स्लिप, अकाउंट स्लिप, पेज ऑफ पासबुक एटसेट्रा, ओनली पीडीएफ फाइल ऑफ साइज अप टू 250 KB। और यहां आप देख रहे हैं बैलेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग, आप जिस दिन ये ऑप्शन दे रहे हैं उस दिन आपका उस अकाउंट में कितना बैलेंस है उसका देना है प्रूफ। तो प्रूफ आप क्या देंगे? मान लीजिए कि अभी की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की थी, 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर थी, तो आपका 2022-23 में जो कंट्रीब्यूशन डिटेल्स हुआ है, कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन डिटेल्स है फाइनल, जिसमें आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही डिटेल्स जिसमें दिया गया हो, उसको आप यहां पर एक प्रूफ निकाल करके यहां पर अटैच करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ 250 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ एक तो डेट ऑफ फाइलिंग की बात कह रहा है कि डेट ऑफ फाइलिंग जिस दिन है उस दिन का आपको डिटेल्स, उस दिन का आपको बैलेंस देना है। इसलिए आप पिछले साल का लेजर देने से बचे, क्योंकि इस बीच में हो सकता है कि एम्प्लॉय कुछ पैसा निकाल लिया हो, इसलिए आपको बैलेंस जो भी देना है वो प्रेजेंट डेट का दीजिए, या पिछले मंथ का जो मार्च एंडिंग है प्रेजेंट समय का दीजिए, या फिर मार्च एंड में जो आपका बैलेंस था, क्योंकि अभी अप्रैल शुरुआती हुआ है, मार्च 2023 का जो बैलेंस था, आपका जो कंट्रीब्यूशन डिटेल्स था, उस दिन की स्थिति तक का आप यहाँ पर पीएफ बैलेंस स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर इस पीएफ में आपका इनसफिशियंट बैलेंस है, मान लीजिए कि आपका पीएफ में बैलेंस सफिशियंट नहीं है, मान लीजिए कि आपको जो पैसा देना है उसमें आपको कोई 25 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, 25 लाख रुपए देने हैं और आपके पास अकाउंट में कोई 15 लाख रुपया ही है, ठीक है, तो आपका शॉर्टफॉल हो रहा है। वैसे स्थिति में आप यहां पर यस नहीं करेंगे, आप यहां कहां यस करेंगे? इसमें यस करेंगे। ये किस चीज के लिए है? चौथा पॉइंट जो है, क्या सदस्य अपने अंतिम नियोक्ता, मतलब जो लास्ट एम्प्लॉयर है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी देना है वो लास्ट एम्प्लॉयर के थ्रू देना है, इसलिए क्या सदस्य अपने अंतिम नियोक्ता के माध्यम से भुगतान की तारीख तक ब्याज, मतलब जो पेबल इंटरेस्ट है के साथ योगदान राशि जमा करने का वचन दे रहा है? क्या वो ऐसा अंडरटेकिंग दे रहा है कि अपने लास्ट एम्प्लॉयर के थ्रू जो भी कंट्रीब्यूशन उसको जमा करनी है उसका इंटरेस्ट के साथ वो पैसा जमा कर देगा? ये तभी देना है जब आपके पीएफ खाते में कोई नहीं, मतलब जीरो बैलेंस हो या फिर अपर्याप्त बैलेंस हो, मतलब वही जो मैं बताया आपको, 25 लाख आपको देने हैं, 15 लाख ही आपके पास पैसे हों पीएफ बैलेंस में, तो उस स्थिति में आपको इस अंडरटेकिंग के माध्यम से आपको इंश्योर कराना है ईपीएस को, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन को, कि हाँ मैं अपने बैलेंस से नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक अंडरटेकिंग दे रहा हूं जिसके माध्यम से मैं ये वचन देता हूं कि मैं जब जितना इंटरेस्ट होगा उसके साथ कंट्रीब्यूशन अमाउंट जमा कर दूंगा। जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, वेदर मेंबर इज गिविंग अंडरटेकिंग टू डिपॉजिट द कंट्रीब्यूशन along with the interest due till date of payment। डेट ऑफ पेमेंट, यहां ध्यान देखिएगा, टिल डेट ऑफ पेमेंट का है, ये नहीं कि 58 जब हो गया तब की बात नहीं है,
जब भी आपका जो जितना भी जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं उस डेट के तक उस डेट तक जो भी आपका पेमेंट बन रहा है वो आप पेमेंट करने का वचन दे रहे हैं। आपको ये देना है तब जब आपका नो या इनसफिशिएंट बैलेंस हो या ज़ीरो हो या फिर जितना आपको देना है उससे कम हो आपका। तो ऐसे स्थिति में आपको ये अंडरटेकिंग देनी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मेरा थर्ड ऑप्शन में अगर नो है, थर्ड ऑप्शन में अगर नो डाला गया है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अपलोड करने के लिए या बैलेंस की प्रूफ नहीं पूछी जा रही है। ना ही ये कहा गया कि आपका जो बैलेंस है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाइए। इसका मतलब आपके पास फोर्थ ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए सामने है। आप फोर्थ ऑप्शन में कौन सा चीज़ आप दे रहे हैं। यहाँ अगर आप नो किए हैं तो आपको यहाँ पर यस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस जगह नो है तो यहाँ पर यस आपको करना ही होगा और इसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। अदरवाइज फिर से फॉर्म आपका रिजेक्ट होने का संभावना नहीं, रिजेक्ट हो ही जाएगी। तो ऐसे स्थिति में आपको इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ नो है तो यहाँ यस होना ही चाहिए और यहाँ पर जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग मांग रहा है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब थर्ड पॉइंट ऑप्शन को अगर यस किया गया, वहाँ पर अमाउंट डालना हुआ और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगानी पड़ी। जब यहाँ पर यस है और ये हमने पूरा प्रोविज़न को पूरा किया, तो यहाँ पर हमें नो करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नो करने की ज़रूरत है, यहाँ पर यस करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है, यहाँ पर हमने रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है और प्रूफ और जो ऑप्शन देना है, हमने एक्सरसाइज़ कर लिया, इसलिए इस जगह हमें कोई ऑप्शन फर्दर एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर यहाँ पर नो करते हैं, इसके विपरीत अगर यहाँ पर हम नो करेंगे, तो फिर हमें यहाँ यस करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने जब नो किया, थर्ड ऑप्शन में नो किया, तो हमें यहाँ पर यस करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर यस करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर अदरवाइज कोई और जगह डॉक्यूमेंट अपलोड करने का या रिलेवेंट प्रूफ लगाने का जगह है ही नहीं। तो हमने क्या देखा शुरू से कि यहाँ जब दोनों जगह या किसी सेकंड में या फर्स्ट में, अगर फर्स्ट में नहीं है, तो अगर फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में हाँ है और फर्स्ट में ना है और सेकंड में हाँ है, तो दोनों ही स्थिति में हमें या तो थर्ड में या फोर्थ पॉइंट पर हमें प्रॉपर ऑप्शन का एक्सरसाइज करना है। तो हमने जब यहाँ पर नो किया, तो यहाँ पर इस जगह नो किया, तो यहाँ पर हमें यस करने की ज़रूरत पड़ी और जैसे ही हमने यस किया, यहाँ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक जगह विंडो हमें मिल रहा है। उसमें क्या लिखा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसमें यस किए हैं, मतलब जो अंडरटेकिंग आप देना चाहते हैं, उस अंडरटेकिंग को यहाँ पर अपलोड कीजिए और उस अपलोड का क्षमता 250 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप वो अंडरटेकिंग प्रॉपरली साइन कर करके अपना डिटेल वगैरह लिख करके, जिसमें यूएएन नंबर, आपका नाम, आपका पीएफ नंबर, आपका ईपीएस नंबर, आपका आधार नंबर मेंशन हो और उसको मेंशन करते हुए अंडरटेकिंग यहाँ पर आप साइन अंडरटेकिंग प्रॉपरली अपने दस्तखत और अपना नाम लिख करके बड़े कैपिटल लेटर में नाम लिख करके आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। इसके साथ ही जैसे ये 4 ऑप्शन आप पूरा करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इसमें 1, 2, 3 और 4 ये चारों ऑप्शन देने के बाद आपका ऑप्शन भरने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है वो हम नीचे आकर के देखते हैं। जैसे ही आप ये 4 ऑप्शन पूरा करेंगे, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएँगे और यहाँ पर आपको किस जगह पर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस जगह का आप दे देंगे। मान लीजिए किसी किसी ने एक्सरसाइज दिल्ली में रहते हुए किया या कहीं और रहते हुए किया, वो अपना उस जगह का प्लेस डाल देगा और यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक कर करके टिक मार्क देगा कि हाँ, हम ऊपर के दिए गए शर्तों को मानते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कप्चा एंटर करना है, जो यहाँ आपको दिख रहा है। कप्चा डालते समय कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान रखें। कप्चा लेटर डालने के बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखें, बिफोर आप एप्लीकेशन को सबमिट करें, उसके पहले ड्राफ्ट को सेव ज़रूर करें। ये सेव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ मान लीजिए कि किसी तरह से एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता है, तो आपका पूरा ऊपर किया हुआ काम खत्म हो जाएगा और फिर से आपको वही पुरानी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसलिए इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें कि इसको आप प्रॉपरली सेव कर लें ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट को सेव करने के बाद आपको फिर से सबमिट करने का जगह मिलेगा, आप वहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन करें। सबमिट एप्लीकेशन जैसे ही करेंगे,
आपको एक पिन से वैलिडेट करने के लिए बोलेगा। पिन आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, पिन। ये पिन आपको उस जगह पर डालेंगे, उसके बाद फिर से एक कप्चा आएगा, उस कप्चा को दोबारा आप डालेंगे, उसके बाद आएगा सबमिट एप्लीकेशन, आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको एक जनरेट हो जाएगा और वो बताएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। आप चाहें तो उसकी ड्राफ्ट एक निकाल सकते हैं।